सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं और अभी हॉस्टल में हूं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी तेज़ी से सॉल्व किया जाएगा, तो आप अच्छे से एग्जाम सॉल्व करते रहें। सो आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी तकलीफ होता है तो आप नीचे कमेंट करना। कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करा सकूं, मतलब एग्जाम के समय तक जितना ज़्यादा हो सके। तो आप काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चंस को पॉज कर करके सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के रख लीजिएगा। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भैया ये नहीं समझ में आया है। इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ महायुद्ध का वाहन। ऐसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सक्सेस और आपके बीच में ला देंगे दरार। आपकी सफलता ही हमारी पहचान होगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बारी आ गई है। तो मैथ जो सब्जेक्ट है ये तो ज्यादातर बच्चों का फेवरेट होता है और मैथ में तो एकदम दासों क्वेश्चंस लाया हूँ। पहला ही क्वेश्चन जो है इसी को आप देखो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा आप स्क्रीन पे देखो, लिखा है इफ x - 1 इज द HCF ऑफ x² - 1 एंड px² - q इन ब्रैकेट x + 1 देन आगे लिखा गया। और देन जब लिख करके आगे लिखा गया तो आप ऑप्शंस को पहले देखो। ऑप्शंस में आप देखोगे p = 2q, q = 2p, 3p = 2q। यानी हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि q बराबर या p बराबर क्या होगा, यानी हमसे यहाँ पे p का वैल्यू या q का वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एक चीज साफ साफ लिखा गया है कि जो HCF है, HCF यानी उसका एक कॉमन फैक्टर होता है। यानी इसका जब जो भी इन दोनों टर्म जो दिया है आपके पास x² - 1 और p² - q इन ब्रैकेट x + 1, ये जो दिया गया इन दोनों का HCF यानी महत्तम जब आप निकालोगे तो यहाँ पे इन दोनों का महत्तम निकालने का क्या मतलब कि इसका आप एक प्रकार से फैक्टर कर रहे हो और उसी का एक फैक्टर आप ले रहे हो जो सबसे हाईएस्ट उसमें है, वही आपका HCF कहलाएगा। तो वही हमको पूछ रहे हैं यहाँ पे कि P बराबर या Q बराबर क्या होगा। तो चलिए मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखोगे कि x - 1 है, ये एक फैक्टर है। फैक्टर किसका है? px² - q इन ब्रैकेट x + 1 और x² - 1 का ये एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे देखो हमको p और q का वैल्यू निकालना और p और q सिर्फ सेकेंड इक्वेशन में ही दिया हुआ है। तो अगर सेकेंड इक्वेशन में हम x - 1 बराबर 0 करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं और x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमको p और q का वैल्यू पता चल जाएगा। क्वेश्चन कितना ईजी है, बस क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ लो, बाकी सब तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए x - 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू जो हमारा होगा वो +1 होगा। और जब हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे ये p और x² की जगह पे जब हम 1 रखेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा और -q और ब्रैकेट में हमारा 1 + 1। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये सिर्फ p हो जाएगा, p माइनस ये हमारा 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2q हो जाएगा। और इक्वल टू हम चाहे तो इसका भी इक्वल 0 कर सकते हैं, हम किसी का भी इक्वल लगा करके 0 कर सकते हैं, उससे कुछ भी इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछ रहा है, या तो p बराबर कुछ निकालिए या q बराबर। तो पहले हम p बराबर निकालते हैं। तो p बराबर जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2q। तो सबसे पहले आपको ऑप्शंस में चेक करना है कि p बराबर 2q दिया है कि नहीं। तो जब आप ऑप्शंस में चेक करोगे तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर जो ए है वही हमारा करेक्ट है। वहां पे हमारा p बराबर 2q दिया हुआ है। वैसे काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन कुछ बच्चे को अगर समझ नहीं आया होगा तो चिंता की कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहा, यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि आपको फाइंड द वैल्यू, यानी वैल्यू पता करना है। किसका वैल्यू पता करना है? 5/121 पे पावर जो हमारा दिया गया है वो माइनस में दिया गया है, -1/2 दिया गया है। अब यहाँ पे तो पावर पहली बात माइनस में दी है और दूसरी बात जो पावर दिया गया है वो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है, यानी भिन्न के रूप में दिया गया। ये तो देख करके आधा से ज़्यादा बच्चे डर गए होंगे कि ये इतना टफ क्वेश्चन क्यों ला दिया है। यार इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ एकदम आसानी से। पहली बात तो आपने एक्सपोनेंट के रूल में पढ़ा होगा कि जहाँ भी माइनस रहता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं, यानी जब हम उसको पलट देते हैं तो हमारा माइनस कैंसिल हो जाता है, गायब हो जाता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पे देखो हमारा जो पावर दिया गया है वो -1/2 दिया गया है 121 पे। तो जब हम इसको पलटेंगे तो 121 हमारा डिवाइड में, ये हमारा मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा और उसके बाद से जो हमारा पावर माइनस में दिया था वो हमारा 1/2 सिर्फ प्लस में हो जाएगा। अब देखो किसी भी चीज का पावर 1/2 के फॉर्म में दिया हो तो हमेशा 1/2 का मतलब होता है रूट। आप हमेशा याद रखो 1/2 का मतलब होता है रूट। अगर 4 पे पावर 1/2 दिया है तो 4 जो होगा वो हमारा रूट में आ जाएगा, यानी हमेशा उसका वैल्यू
2 आएगा। उसी तरीके से अगर 121 पे 1/2 दिया होगा तो कितना आएगा आप खुद ही बताओ, 11 आएगा ना, क्योंकि 11 हम 121 को रूट में कर देंगे 11 आ जाएगा हमारा। इतना तो आप समझदार हो ही, क्योंकि इतना अगर आप बेवकूफ़ होते तो जेएनवी पाठशाला तो देखते नहीं। तो 5 × 11 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 55, यानी इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलेंगे थोड़ा और धांसू क्वेश्चंस की तरफ। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर एंड आर्क सब्सटेंट एन एंगल ऑफ 32 डिग्री एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ द आर्क इज। अब पहले बात तो यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ आर्क समझना पड़ेगा, उसके बाद से आपको एंगल समझना पड़ेगा कि ये एंगल कहाँ बन रहा है, और उसके बाद से आप रेडियस तो जानते ही होंगे। तो चलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझाता हूँ। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखो पहले एक सर्किल ले लो, और सर्किल जब आप लोगे तो वहाँ पे हमारे बीच में एक क्या हुआ, हमारा सेंटर हो गया, और वहाँ से जो भी हमारे सेंटर से जब जा करके कोई भी चीज़ हमारा सर्कमफ्रेंस वाला जो बाउंड्री होता है, जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, तो उस बाउंड्री में टच होगा तो हमारा आर होगा। तो ये हमारा आर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो हमारा एक एंगल भी बन रहा है और एक आर्क भी बन रहा है। अब आर्क आप पहले समझो, आर्क जो आप ये बाउंड्री देख रहे हो इसी को हम आर्क बोलते हैं। ये जो हमारा पूरा बाउंड्री है इसी को हम टोटल आर्क बोल सकते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 72 डिग्री का आर्क क्या होगा। तो अब देखो, जब हम इसको एक यहाँ पे स्लाइस की तरह काट लेते हैं, आप समझो कि एक पिज्जा है और पिज्जा में से आपका एक हिस्सा जो आप एक हिस्सा ले रहे हो, जो हिस्सा है वहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जो थीटा हमारा बन रहा है वो 72 डिग्री का बन रहा है, यानी 72 डिग्री का बन रहा है। और उसके बाद से आपको जो आर्क का लेंथ बताना है वो इसी 72 डिग्री के रेंज में जो हमारा आ रहा है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिर्फ इसी का हमको लेंथ बताना है। तो अब इसका लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूलाज होता है, फॉर्मूलाज पे आसानी से निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप भेजा का यूज करके भी निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि आप ऐसे बिना फॉर्मूला के कैसे बनाओगे, उसके बाद से मैं आपको फॉर्मूला पे ही बताऊंगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टोटल बाउंड्री है ये आपका टोटल आर्क हो जाएगा, और ये आपको पता है कि जो आपका टोटल बाउंड्री होता है ये आपका टोटल सरकमफ्रेंस भी होता है, यानी आपका जो 2πr बराबर होगा ये आपका टोटल आर्क हो जाएगा, टोटल आर्क ऑफ लेंथ हो जाएगा। यहाँ इतना तक तो आपको समझ में आ गया। और आपको ये भी पता है कि जो सर्किल होता है हमारा, जो टोटल आर्क होता है, यानी जो हमारा सर्किल एक बनता है उसका पूरा सेंटर का जो हमारा एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो टोटल आर्क हुआ और ये 360 में एक संबंध बन रहा है, यानी इनके बीच में रिलेशन है। तो यहाँ पे रिलेशन यही होगा कि 360 डिग्री बराबर हमारा 2πr हो जाएगा। तो आर का वैल्यू दिया है तो आर का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ये हमारा पाई बराबर 22/7 इंटू आर बराबर हमारा 42। तो ये हमारा 7 से 6 बार में, और इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर हमारा 264 आ जाएगा। लेकिन हमको 72 डिग्री का पता करना है तो आप यूनिटरी मेथड पे बना लो, यानी एक एक नियम पे। तो 1 डिग्री का जब आप निकालोगे तो ये 364/360 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही जब आप 72 डिग्री का निकालोगे तो ये जाकर के 72 इधर मल्टीप्लाई करा देगा, और ये 72 जब आप कट करोगे तो ये 5 टाइम्स में कट हो जाएगा, और 5 से आप डिवाइड करो तो ये 5 जा, फिर 1 5 2 जा, यानी 52.8 आ जाएगा हमारा। यानी इसके जो आर्क का लेंथ है ये हमारा 52.8 आ जाएगा। कितना आसानी से मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप सीधे डायरेक्ट फार्मूले पे पुट करो, बस। तो आप डायरेक्ट फार्मूले पे पुट करो, उसके बाद से बस ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा यार, ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा फॉर्मूला है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है हमारा 2πr। यहाँ पे आर का वैल्यू दिया है और पाई का वैल्यू आप जानते ही है, और इनटू थीटा। थीटा यानी एंगल होता है, जो एंगल हमारा दिया रहता है उसी एंगल को भरना रहता है। जैसे यहाँ पे हमारा 72 दिया था तो उसको आपको पुट कर देना है ऊपर, और यहाँ पे आप कर दोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। वैसे हमने भी इसी फॉर्मूले बनाया था, लेकिन मैं आपको इजीली तरीके से समझाया हूं कि किस किस तरीके से आपको बनाना है। तो इस तरीके से आप बना लेना और आप आंसर देख ही सकते हो। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये भी थोड़ा सा धांसू सवाल है, लेकिन जो बच्चे समझदार होंगे वो सॉल्व कर लेंगे। वैसे आप तो समझदार हो ही, वैसे अब मैं भी झूठ बोलना सीख रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, CI का, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा है
द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 3 years at 8% फॉर फर्स्ट ईयर, 10% फॉर सेकेंड ईयर एंड 12% फॉर थर्ड ईयर विल बी। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि फिर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर 5,000 रुपये है जिसमें कि 3 सालों के लिए दिया जा रहा है, टाइम हमारा 3 ईयर्स। फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा रेट है वो हमारा 8% है, सेकेंड ईयर के लिए हमारा 10% है एंड थर्ड ईयर के लिए 12% है। यानी देखिए कोई एक अमाउंट है और यानी मूलधन है और मूलधन पे बोल रहा है 3 सालों के लिए टाइम दिया गया है और बोल रहा है कि पहले साल जो दर लगेगा वो 8% लगेगा, दूसरे साल जो दर लगेगा वो 10% लगेगा और तीसरे साल जो दर लगेगा वो लगेगा हमारा 12%। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। वैसे ये काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे सिर्फ आपको अमाउंट का फार्मूला पता होना चाहिए। अमाउंट का फार्मूला मैं बोलूँ तो मिश्रधन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हमारा मिश्रधन बराबर क्या होता है, हमारा होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 और हमारा जो पावर रहता है वो n में आ जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 साल दिया है और हमारा जो रेट दिया है वो 3 बार दिया है, तो इसलिए यहाँ पे हम जो टाइम है इसको पावर में न लिख करके हम इसको सभी को जो हमारा रेट दिया है सभी को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये फिर ब्रैकेट में 1 + r/100 ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए, दूसरा हमारा सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड हमारा थर्ड ईयर के लिए। तब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सभी का वैल्यू भर देंगे। तो हमारा ये जो हमारा प्रिंसिपल यानी हमारा जो मूलधन था ये था हमारा 5,000, 1 प्लस हमारा जो पहली बार रेट था वो था हमारा 8, सेकेंड टाइम जो हमारा था वो था हमारा 10 और तीसरी बार जो हमारा था वो था 12 यानी 12। अब इस तरीके से इतना बड़ा इक्वेशन हमारे पास बन गया। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये हमारा जो टोटल आंसर आएगा ये मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, मैं सॉल्व करके रखा हूँ पूरा, आप देख ही रहे हो। क्योंकि अब मैं आपको ऐसे एक एक चीज़ बताऊँगा तो ये ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6652.80 यानी इस तरीके से अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो 6652.8 आ जाएगा हमारा आंसर। ये आ जाएगा हमारा अमाउंट यानी ये मिश्रधन आ गया। लेकिन हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम माइनस कर देंगे। तो ये जो हमारा है इसमें से हम 5,000 माइनस कर देंगे। तो जब हम ये करेंगे तब 0.8 इधर हो जाएगा हमारा, ये 2 इधर 5 6 और 1 यानी 1652.8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से मुझे यकीन है कि ये सभी चीज़ आप समझ रहे होंगे। नहीं भी समझ रहे होंगे तो वीडियो को फिर पीछे करो, फिर देखो, फिर पीछे करो, उसके बाद भी समझना है तो नीचे कॉमेंट करो। मैं कोशिश करूंगा कि किसी अगले पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल है द वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द मेटल्स इवन इन हैंड, यानी यहाँ पे हमसे हिंदी में बोल रहे हैं वैसे कौन सा धातु है जिसका निम्नलिखित में से जो आपके पास ऑप्शंस दिया गया उनमें से सबसे कम उसका गलनांक है और वो हाथ में भी पिघल सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया है जिसमें कि आप ऑप्शन नंबर डी देखोगे ग्रेफाइट। तो आपको पता होगा कि ग्रेफाइट जो है अगर नहीं भी पता होगा तो आप जान जाओगे वो एक नॉन मेटल है और धातु है। तो हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 बचा, तो ए, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो करेक्ट होगा। हमारा जो गैलियम होता है इसका कम मेल्टिंग पॉइंट है इन दिए गए तीनों में से। तो यहाँ पे आप और सभी का भी मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हो और उसको कॉपी में लिख लेना। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन भी आप एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे हमसे पूछा गया कॉमनली प्रेजेंट एलिमेंट्स इन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर, यानी जो आर्टिफिशियल तरीके से जो फर्टिलाइजर बनाया जाता है उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है, एलिमेंट। यार मैं इंग्लिश मीडियम का होकर के पूरा हिंदी में भी आपको समझा रहा हूँ, एलिमेंट को तत्व बोल रहा हूँ। वाह यार कितना अच्छा बात है। आपको एकदम अच्छा सा एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ जिसे कि आप पहचान जाओगे। NPP, आप इसको ध्यान में देना। NPP यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये 3 चीज़ें जो होता है ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बनाने में यूज किया जाता है। इस तरीके से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है ये भी बायोलॉजी से ही है। अब आप देखो बायोलॉजी से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, यानी बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है, हाँ कोशिका भित्ति इसको बोला जाता है, वो किससे बना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं और जो चौथा ऑप्शन है वहाँ पे आप देखोगे ऑल द अबव दिया हुआ है। और मैं आपको कई बार बताया हूँ कि जहाँ भी ऑल द अबव दिया हो या नॉन ऑफ द दिस दिया हो, मैक्सिमम टाइम 95% आपका वही करेक्ट होगा। और यहाँ पे भी हमारा वही ऑल द अबव ही करेक्ट होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो है हमारा
पॉलीसेक्राइड, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा लिपिड्स। तो इस तरीके से आप इन तीनों पे ट्रिक मत करना, अगर सर्किट करने के लिए आएगा तो सीधे आप ऑप्शन नंबर डी पे करना। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमारा बायोलॉजी से। वो क्या है कि आज ना जाने मेरा मूड खिसका हुआ था, क्वेश्चन बनाते समय बायोलॉजी के ज़्यादातर क्वेश्चंस आ गए हैं इसमें। तो अब बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है इसमें देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी जो न्यूक्लियस को शायद नाभिक के बोला जाता है या जो भी बोला जाता हो, तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसको किसने डिस्कवर किया था। वैसे जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे उनका नाम हमारा सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन जो हमारा रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने ही किया था। ये मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सेल से रिलेटेड जो सेल चैप्टर है, सेल चैप्टर में जो एक एक सेल का पार्ट है, सेल का पार्ट का कौन कौन डिस्कवर किया था, ये सभी चीजें आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 8th में सेल चैप्टर दिया है, क्लास 9th में भी सेल चैप्टर दिया है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि आप क्लास 9 से सेल चैप्टर पढ़ना, लेकिन क्लास 8th के पहले पढ़ लेना, फिर आप क्लास 9 से पढ़ना। सो हमारे प्यारे मित्रों, अब हम बात करेंगे फिर से बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में और फिर से सेल चैप्टर से ही बात करेंगे, क्योंकि मैं बोला हूँ ना कि आज खिसका हुआ था, ना जाने क्यों बायोलॉजी का ही क्वेश्चंस उठा लाया हूँ पूरा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ लिविंग सेल, यानी लिविंग सेल में जो हमारा एलिमेंट होता है, जो हमारा स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल एलिमेंट पूछ रहा है, यानी जो उसका स्ट्रक्चर बना होता है, उसका जो यानी जो सेल यानी जो कोशिका होता है, कोशिका में जो मुख्य रूप से तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वही आपको बताना है। वैसे मैं यहाँ पे बता दूं, जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों कोशिका में पाए जाते हैं, यानी सेल में ये चारों पाए जाते हैं। ऑक्सीजन भी हमारा पाया जाता है, हाइड्रोजन भी, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी। लेकिन मुख्य रूप से कौन पाया जाता है, यहाँ पे आप देखोगे कि लिखा है कि प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट, तो वो जो होता है हमारा प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट यानी मुख्य रूप से जो हमारा होता है वो हमारा कार्बन पाया जाता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे भी आप भी थोड़ा सा पक गए होंगे क्योंकि सिर्फ बायोलॉजी के ही क्वेश्चन ज्यादा थे, बट कोई नहीं, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। बट आप चिंता मत करो, वीडियो में अच्छे से तब एकदम डिटेल में समझाऊं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस के बारे में। बाय द वे, सभी वीडियोज फेस स्कैम शूट नहीं हो पाई हैं कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। वैसे टेक्निकल इशू कोई था नहीं यार, बहुत दिक्कत हो रहा था इसी के कारण। तो चलिए अब हम हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे, सभी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अरे चिंता मत करो यार, इसमें भी फन होगा आराम से। इसमें देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची नहीं है। वन का पर्यायवाची है, विलोम पर्यायवाची, सभी बहुत ज्यादा पूछता रहता है। आप कोशिश करना कि आप लोग के पास जो वसंत भाग थर्ड होता है, वसंत भाग थर्ड में जो आप लोग का हर एक चैप्टर के बाद से जो लास्ट में शब्दार्थ दिया रहता है, यानी जो जो कठिन शब्द आएगा उसका अर्थ दिया रहेगा, वो सभी आप याद कर लेना। वैसे यहाँ पे जो वन का हमारा पर्यायवाची नहीं है ये पूछ रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये कानन भी होता है, हमारा विपिन भी होता है और ये हमारा जंगल भी होता है, सिर्फ ये हमारा एक नहीं होता है। तो नहीं होता हमसे पूछ रहा है, तो ये सभी हमारा गलत हो जाएगा और यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नदनु ये नहीं होता है वन का पर्यायवाची। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना का क्या अर्थ होता है, मुहावरे का सही अर्थ हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो, दांतों तले उंगली दबाना यानी चकित हो जाना होता है। पीछे पड़ना ये तो हमारा होगा नहीं। शोक करना ये भी हमारा नहीं होगा। बहाना बनाना होगा ही नहीं, तो ये सभी हमारा गलत हो जाएगा। चकित होना, वैसे यहाँ पे मुंह खुला रह जाना, चकित होना ये भी हो सकता था। दांतों तले उंगली दबाना, मैं तो चकित होता हूँ तो आश्चर्यचकित, मुंह खुला रह जाता है, दांतों तले तो उंगली नहीं दबाता हूँ, बट कोई नहीं, मुहावरा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख ही सकते हैं, हमारा बोलने की इच्छा के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अब यहाँ पे देखिए एक एक ऑप्शन मैं आपको समझाता हूँ। मुमुक्षा, मुमुक्षा उसको बोला जाता है जिसको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा जिज्ञासा। यहाँ पे ज्ञा के जगह पे घा लिखा गया है, खैर कोई बात नहीं, टाइपिंग है गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे जिज्ञासा यानी जिसको जानने की इच्छा हो, यानी मेरा जैसा आदमी। और यहाँ पे हमारा है विवेक्षा, विवेक्षा यानी जिसको बोलने की इच्छा हो। और यहाँ पे विविक्षा, बुभुक्षा जो है इसका मतलब मुझे खुद भी नहीं पता है, आप गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। वैसे आप कर लेना क्योंकि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर मुझे नहीं देना है, आपको देना है। तो अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिकूल कार्य किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो पहले तो आपको यहाँ पे प्रतिकूल कार्य का मतलब समझना पड़ेगा। प्रतिकूल कार्य मतलब कि जो कार्य आपके अनुकूल ना हो। फिर अब ये अनुकूल प्रतिकूल क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, यानी ऐसा काम जो आपके मनपसंद तरीके से ना हो उसको हम प्रतिकूल बोलते हैं, और ऐसा काम जो आपके मनपसंद से उसको अनुकूल बोलते हैं। आपके मनपसंद से क्या क्या चीजें होती है वो तो आपको भी पता ही है। अब यहाँ पे देखो, ईंट से ईंट बजाना ये तो होगा नहीं। ईंट से ईंट बजाना यानी किसी को जवाब देना, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा करना, बजा करके रख देना।
दूसरा है हमारा उगल देना, यानी किसी को आपने कुछ बात बताया और जाकर के किसी के सामने उगल दिया। जैसे कई कमीने दोस्त होते हैं, उनको कुछ बताओ जाकर के बता देते हैं सभी से। खास करके ऐसे दोस्तों को सीक्रेट तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए यार, कुछ भी बताओ जाकर के सबसे बता देंगे। और हमारा ये थर्ड ऑप्शन है उल्टी गंगा बहाना। यानी देखो अब एक होता है गंगा, बहती गंगा में हाथ धोना, तो बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब होता है कि लाभ कमाना, लेकिन उल्टी गंगा में हाथ बहाना का मतलब होता है कि आपका प्रतिकूल कार्य होना, यानी आप जैसा सोच रहे हो वैसा काम ना होना। तो ये हमारा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमारा ऑप्शन नंबर ए है अरुचि सुरुचि, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आशा निराशा। सिर्फ लड़कियों का नाम दिया यार, लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है, बट कोई नहीं यार। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, उत्तम अधम। यार चलो यहाँ पे लड़के का तो नाम है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ज्योति आलोक। ये तो लग रहा है जैसे शादी हो रहा है ज्योति आलोक की, खैर कोई होगा तो बुरा ना मानना। अब यहाँ पे देखो लोग, हम यहाँ पे गलत काटते हैं। तो यहाँ पे देखो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा हमारा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा सही है तो इसलिए गलत हो जाएगा। आशा निराशा ये भी हमारा सही है, गलत हो जाएगा। उत्तम अधम, उत्तम यानी अच्छा और अधम मतलब जो बेकार उससे श्रेष्ठ न हो, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो ज्योति और आलोक ये दोनों हमारा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इन दोनों का जो ज्योति होता है इसका जो हमारा विलोम होगा वो तो या अंधकार में होगा या तम होगा। तम यानी मतलब तम मतलब भी अंधकार होता है, तो इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में देखो सबसे पहले हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही टीच अस इंग्लिश। अब वो बोल रहा है यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टेंस पहचानना रहता है कि ये कौन सा टेंस है। टेंस देखोगे तो ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लोग इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं लोग। अब यहाँ पे देखिए, इसको जब हम चेंज करते हैं तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। अब यहाँ पे हमारे पास अस है, तो अस जो होता है ये हमारा सबसे पहले वी के फॉर्म में सबसे पहले आ जाएगा। लेकिन आप चाहो तो ऑप्शंस को भी पढ़ करके अपने मन से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे, इंग्लिश इज बीइंग टॉट अस बाय हिम, तो देखिए ये पढ़ने में ही ऐसे ही गड़बड़ लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जब हमको यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर बीइंग दिया हुआ है, यानी यहाँ पे ये कंटिन्यूअस के फॉर्म में दे दिया है, ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, ये सही है हमारा, और नॉन ऑफ द अबव होगा ही नहीं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जब भी मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा तो इसमें आप लोगों के लिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स ढूंढ करके लाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास है टिमिड। टिमिड का सिनोनिम्स आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। टिमिड मतलब होता है संकोची व्यक्ति, जो थोड़ा सा शर्मिला टाइप का हो। तो जब मैंने आपको बता दिया कि टिमिड मतलब संकोची होता है, तो आप तो आइडिया लगा लिए होंगे कि साई मतलब भी लजाना होता है। तो ये भी हमारा ऐसे ही यहाँ पे, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन और भी सभी का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। हॉरिबल मतलब होता है डरावना, हॉरर, और उसके बाद से इंटेलिजेंट मतलब होता है मेरे जैसा आदमी, यानी बुद्धिमान। मजाक किया हूँ यार, इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं उतना भी। ऑप्शन नंबर जो डी है प्रोस्पेरस, इसका मतलब होता है हमारा संपन्न, यानी जो सक्सेसफुल पर्सन हो, संपन्न, जो सुख संपत्ति एकदम अच्छे से हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स के बारे में। आपको एंटोनिम्स बताना है डिपार्चर का। अब देखो ये काफी इजी है, आपने देखा भी होगा कि डिपार्चर, और आपने स्टेशन पे देखा होगा डिपार्चर, अराइवल। तो इस तरीके से जो डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान। प्रस्थान यानी कोई चीज छोड़ करके चले जाना, जैसे ट्रेन जो होती है वो स्टेशन छोड़ करके चली जाती है, तो वहां पे हम डिपार्चर का उपयोग करते हैं। और अराइवल मतलब होता है कि पहुंच जाना, तो यहाँ पे ये हमारा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ही रियलाइज दैट हिज बिगेस्ट वीकनेस डॉट 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 बिकेम हिज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। यानी यहाँ पे आप देखो रियलाइज जो हमारा है ये हमारा पास्ट के फॉर्मेट में है, तो इसलिए जो भी चीज़ है यहाँ पे हमारा आएगा वो पास्ट के फॉर्मेट में भी आएगा। तो इसलिए इज और आर तो होगा नहीं, हमारा हैज और हैड बचा है। तो इसका जब हम अच्छे से उपयोग करेंगे पूरा, आप जब पढ़ोगे, ही रियलाइज्ड दैट हिज बिगेस्ट वीकनेस डॉट 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 बिकेम हिज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, यानी उसने ये महसूस किया कि उसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। तो यहाँ पे ये हमारा हैड होगा, क्योंकि वो काम डन हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे हम हैड का यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, यानी जो खाली जगह वहाँ पे भरना है। यू हैव डॉट 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 मास्टर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थ्रो इन जूडो। इसका मतलब ये है कि तुमने जूडो को खेल में जो सबसे डिफिकल्ट उसका थ्रो होता है उसने तुमने मास्टरी हासिल कर लिया है। तो यही हमको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। अब देखो ऑलवेज, यू हैव ऑलवेज मास्टर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थ्रो इन जूडो। इसका कहने का मतलब जब यहाँ पे हम ऑलवेज लगा देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि तुम सदैव से ही, यानी हमेशा से ही जूडो के एक गेम में तुम सबसे अच्छे थे, तो ये हमारा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एट लीस्ट है, एट लीस्ट यानी एकदम
कम, थोड़ा सा। अब देखो जब एटलीस्ट यानी थोड़ा सा होता है यानी एकदम कम होता है तो फिर वो मास्टर कैसे बन सकता है यानी किसी गेम में, तो इसलिए एटलीस्ट भी यहाँ पे नहीं होगा। देखो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट यानी जो काम अप्रोक्स पूरा हो चुका है, मतलब उसमें आपने बहुत सारी चीजें सीख ली है। तो यहाँ पे देखो यू हैव ऑलमोस्ट मास्टर्ड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थ्रो इन जूडो। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट ही सही होगा, क्योंकि परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं होता है, तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट का यूज करेंगे। और अर्जेंट तो ऐसे ही गलत है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके ही चैनल को जाना। जैसा कि हर बार मैं बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, वैसे शुरू में भी बोला था, लास्ट में भी बोला था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।